नमस्कार दोस्तों। हमने अब हसरतों के दाग आंसुओं से धो दिए, कुछ दिल से इजहार कर सामने तेरे हम रो दिए। हाले गम तुझको सुनाने के खातिर क्या क्या जतन किए, बेरुखी तेरी देखकर हम ही आज रो दिए। राह पर तलब पत्थरों पे पांव रख कर मुलाकात का सुरूर साथ लिए, करीब आके हम ही रो दिए। तुमने दर्द मेरा महसूस किया जरूर, मगर अपनी अदाए बेरुखी से नजर झुका के हमें खो दिए। चलो अच्छा हुआ मेरी मौजूदगी से खफा हुए जरूर, हमने भी दर्द पीकर कांटे रूह में चुभो दिए। तो कमोबेश यही हाल है। राहुल गांधी ने अदानी पर संसद में सब कुछ कह दिया। प्रधानमंत्री ने अपने मुंह पर चिप्पी चिपका ली, या कहिए टाके लगवा लिए, और अदानी का नाम नहीं लिया। हम इस पर चर्चा करें इसके पहले हम आपसे एक आग्रह करते हैं कि हम एक सच्ची पत्रकारिता करने की कोशिश करते हैं, तथ्यात्मक और वास्तविकता के साथ खड़े होने की पत्रकारिता करते हैं। आपसे आग्रह करते हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन दबाएं, शेयर करें, अधिक से अधिक करें, अपने मित्रों को बताएं, क्योंकि सच जानना बेहद जरूरी है। मौजूदा वक्त में मेन स्ट्रीम मीडिया सच का कत्ल कर रहा है। ऐसी स्थिति में जरूरत है सच को जीवित रखने की, और सच को जीवित रखने का मेरा एक प्रयास है। हम किसी से कोई मदद नहीं लेते, किसी से कोई विज्ञापन नहीं लेते, हम सिर्फ अपने बूते चलते हैं और लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, आपके लिए लड़ रहे हैं। तो आपसे सिर्फ यही सहयोग चाहेंगे कि आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सच जानना बेहद जरूरी है। लोगों को सच पता चले। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय ने नोटिस थमा दिया है, और नोटिस दिया है कि क्यों ना उन्हें निलंबित करके उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके पहले राज्यसभा ने कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर हैं रजनी पाटिल, उन्हें बगैर किसी नोटिस के सस्पेंड कर दिया पूरे सेशन के लिए। तो यह समझ, और इन सभी पर आरोप क्या है कि इन्होंने अदानी के बारे में बोला, इन्होंने अदानी के फ्रॉड के बारे में बोला, अदानी गेट के बारे में बोलते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी से उनके रिश्तों का खुलासा किया, और उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर सवाल पूछे। सवाल पूछना शायद संसद में अब गुनाह हो गया है। संसद इसीलिए शायद जानी जाती थी एक वक्त में कि वहां सवाल किए जाते हैं, उन मुद्दों पर किए जाते हैं जो सीधे सरकार से जुड़े होते हैं, और सरकार उन पर जवाब देती है। लेकिन अब उल्टा हो गया है। यदि आप सवाल करेंगे, बोलेंगे, तो आपकी जबान काट ली जाएगी, सिल दी जाएगी, आपको परेशान किया जाएगा, आपको नोटिस दिए जाएंगे, आपको सस्पेंड किया जाएगा। तो आज ये स्थितियां हैं। जो भी हो, इस तरह से लोकतंत्र को कैसे मारा जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है। इसको लेकर के, इसके नियमों को लेकर के अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरा कानूनी पहलू बताया है। The Honorable Speaker and the Honorable Chairperson of the two houses respectively are constitutional office holders. They are custodians and defenders of freedom of speech inside the house. And this free speech is a fundamental pillar of Indian democracy, especially within the temple of democracy, namely Parliament. Without a robust shield provided by the presiding officers of each house,
the spirit of healthy parliamentary discussion and debate will perish. Freedom of speech is the foundation of our constitution, and it is much more so within the legislature, where it is a protected species, specially protected. There are constitutional articles about it. Each one of us has to defend the right of free speech within Parliament. And if the two houses of Parliament cease to have space for free speech, then sadly, friends, we cannot call ourselves a democracy. Unless free, frank, and fearless discussion is allowed within the two houses, democracy and the whole principle of free speech is irreversibly imperiled. Parliament can hardly remain what Nehru called the grand inquest of the nation if free speech, which leads to fearless discussion, is throttled. लेकिन इस सरकार को शायद वो कानून मंजूर नहीं है, क्योंकि वो तो कानून अपने मुताबिक तय करते हैं। तो यह स्थिति है। अदानी पे बात करूं उसके पहले एक और जिक्र करना चाहूंगा। कल 1 दर्जन राज्यों के राज्यपाल बदल दिए गए या कुछ नए भी तैनात कर दिए गए, और जब यह किया जाता है तो एक सवाल आता है कि आखिर इतने जब आप राज्यपाल तैनात कर रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं, तो हुजूर ये बताइए कि कौन लोग हैं। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति यह हो गई है कि वह लोग राज्यपाल नियुक्त किए जा रहे हैं जो नरेंद्र मोदी के एजेंडे को पूरा करते हैं। नरेंद्र मोदी या भाजपा या आरएसएस के जो एजेंडे हैं उनको साधते हैं। इसका एक उदाहरण दे रहा हूं। और उन सारी नैतिकताओं को तोड़ते हैं जो एक समय में भाजपा कहती थी ऐसा नहीं होना चाहिए। अरुण जेटली ने बयान दिया था कि रिटायर होते ही या जैसे भी होता है इन अफसरों को या नेताओं को या जजों को जब कहीं पे बड़ी पद दे दिया जाता है, जिम्मेदारी दे दी जाती है, तो यह घातक है लोकतंत्र के लिए, न्यायतंत्र के लिए, कार्यपालिका के लिए, विधायिका के लिए और समाज के लिए, देश के लिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? लगातार ये हो रहा है। पहला किस्सा नहीं है लेकिन जिक्र करूंगा। बात यह है कि जस्टिस नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बना दिया गया। जस्टिस नजीर वही है जिन्होंने नोटबंदी को बिल्कुल सही ठहराया था। जस्टिस नजीर वही है जिन्होंने शरीयत पर जितने फैसले हुए उन फैसलों में भाजपा आरएसएस नरेंद्र मोदी के एजेंडे को साधने वाला फैसला दिया। जस्टिस नजीर वही है जिन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस और राम मंदिर बनाए जाने के फैसले में गोगोई के साथ दिया और एक भी उन सवालों का न्यायिक पहलुओं पर उन्होंने जो है मुद्दा नहीं उठाया था, बात नहीं किया। तो इससे आप समझ सकते हैं। चलिए, तो इस तरह की स्थितियां हैं। तो न्यायपालिका को कैसे गुलाम बनाना है, और इसके पहले हम देख ही चुके जस्टिस गोगोई को किस तरीके से, और जो है जस्टिस गोगोई को रिटायर होते ही जैसे राज्यसभा में भेजा गया और जिस तरीके से किया गया वो आपके सामने है। इसके अलावा एनसीएलटी में इस समय चेयरमैन लगाया गया है। साहब, इनाम यूं दिए जाते हैं। और उसके पहले आपको याद होगा जस्टिस शाह होते थे चीफ जस्टिस, और उन्हें केरल हाईकोर्ट का जज, केरल का गवर्नर लगाया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एफिडेविट था उस महिला का, जिस महिला ने कहा था कि उनके साथ नरेंद्र मोदी ने क्या क्या किया, कैसे उसके साथ रेप किया, कैसे उसका यौन शोषण किया, सारी चीजें, उसको पूरे को दबा दिया था और कहा था नहीं, इस पे कोई सुनवाई नहीं। तो आप समझिए, ऐसे ऐसे लोगों को बनाया जाता है। और अब ये भी आ गए, तो लाइन लगी हुई है, ऐसा नहीं है। और अपने लोगों को जज बनवाने के लिए, कैसे अपने काडर के लोगों को जज बनवाने के लिए
कॉलेजियम पर कैसे दबाव डाला जाता है वो भी सामने आ चुका है। सारी चीजें हमने देखा है कैसे अरुण मिश्रा को उपकृत किया गया और नजीर को तो रिटायर हुए 40 दिन भी नहीं हुए और उन्हें गवर्नर लगा दिए। तो साहब क्यों? क्योंकि यही लोग हैं जो पर्दा डालते हैं और मोदी के सारे भ्रष्टाचार, सारे कुकर्मों को पर्दे में ढकते हैं, उसे न्यायिक बना देते हैं। यही लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि आप देखिए किस तरीके से अडानी के पीछे मोदी हैं और मोदी ही इन सब सारे घोटालों के असली मुलजिम वही है। शेयर के घोटाले पर उन्होंने पर्दा डाला है, उसकी जांच नहीं होगी। सरकारी कंपनियों के शेयर खरीदवाए, उसकी जांच नहीं होगी। सरकारी बैंकों ने बड़े बड़े लोन दिए, उसकी जांच नहीं होगी। नियम तोड़कर कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, नियम बदले गए कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए, लेकिन उसकी जांच नहीं होगी। विदेशी सरकारों से कॉन्ट्रैक्ट दिलवाए गए, एजेंट की भूमिका निभाई गई, उसकी जांच नहीं होगी। दबाव डाला गया, जांच नहीं होगी। नीतियां बदलकर मुनाफा अदानी की झोली में डाला गया, तभी तो मोदी कहते हैं झोली उठाऊंगा चला जाऊंगा। तो वो झोला यही है। इसके बाद आई एसबीआई, अडानी का एक बिल्कुल परफेक्ट घोटाला है। किस तरीके से? और ये परफेक्ट कानूनी घोटाला है। 1026 करोड़ रुपए का कानूनी घोटाला है। एसबीआई ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि 10 फरवरी 2023 को अडानी के 1026 करोड़ के शेयर उनके पास गिरवी रखे। 75 लाख शेयर अडानी पोर्ट के हैं, 13 लाख शेयर अडानी ट्रांसमिशन के हैं, 60 लाख शेयर अडानी ग्रीन के हैं और इन सभी शेयरों को करमाइकल कोल प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए गिरवी रखा गया है। तो आप समझिए मार्जिन का। अब ये कानूनी घोटाला क्यों है ये समझिए। जब शेयर की कीमतें रोज ब रोज गिर रही हैं, रोज ब रोज गिर रही हैं, ऐसी स्थिति में दुनिया भर के बैंकों, दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंज ने, सब ने अदानी के शेयर को निगेटिव में कर दिया हो, ऐसी स्थिति में एसबीआई उनसे क्या गारंटी लेता है कि उनके शेयर हमने गिरवी रखे हुए। आप समझिए कितना बड़ा खेल। जो 1000 करोड़ का या 1000 का शेयर था, वो आज 300 रुपए का रह गया है और तब आप उसे 1000 की वैल्यू के हिसाब से रख रहे हैं। तो एक प्रकार से आप उसे 700 रुपया और एक्स्ट्रा दे रहे हैं। यह घोटाला है, यह कानूनी घोटाला है। तो इस तरीके से करके अदानी को मदद की जा रही है, बचाया जा रहा है। तो 2 लाख करोड़, इसके साथ साथ एक जिक्र करता हूं कि किस तरीके से घोटालों का पूरा खेल है, किस तरीके से वो 38 सेल कंपनियां हैं जो अडानी के भाई विनोद अडानी की हैं और जिनसे अडानी कहते हैं मेरा कोई रिश्ता नहीं, और वो कंपनियां अपने जो भी उनका फंड है, फंड वैल्यू है, उससे वो 90 से 98% तक अडानी की कंपनियों में इन्वेस्ट करती। समझिए उसके पास पैसा कहां से आता है, उस गोलमोल को भी समझने की जरूरत है। तो यह भी जान लीजिए अडानी के मुंद्रा पोर्ट से 3000 किलो ड्रग्स पकड़ी गई, और यह एक बार नहीं पकड़ी गई, कई बार पकड़ी गई, और ये करीब करीब अब तक जो पकड़ी जा चुकी है वो 50,000 करोड़ रुपए से अधिक। तो क्या ये सेल कंपनियों के पास जो पैसा आया और अडानी ने उस पैसे को यहां लगाया, इसका खेल इस मुंद्रा एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है? क्या राजनीतिक दलों को मनी लॉन्ड्रिंग करने वाली सेल कंपनियों में भी चंदा मिला है? और जिस तरह से सेल कंपनियों द्वारा अडानी समूह पर जिस तरीके से निवेश किया गया, सारी चीजें जो सवालों के घेरे में, उसको आपको देखने की जरूरत है। तो 2014 से लेके अब तक ऐसी सेल कंपनियों से कितना पैसा मिला है, ये जांचा जाना चाहिए।
लेकिन जांचेगा कौन? अदानी, जिनके समूह की 12 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ हो गई थी, वो वास्तव में अब 3 लाख करोड़ के आसपास की रह गई। बावजूद इसके उनके पैसे से आज पूरी तरीके से यह खेल हो रहा है। और यह खेल जब होता है तब और सवाल आता है कि क्या पहला खेल है? नहीं, इसके पहले अनिल अंबानी के साथ भी इसी तरह से खेल। वो 2 लाख करोड़ रुपए का उन पर लोन था और स्थिति क्या हुई? धीरे धीरे कहा गया ये, और उन्होंने अपने आप को आज दिवालिया घोषित करते। दिवालिया घोषित करने के बाद 2 लाख करोड़ रुपए का बैंकों ने सेटलमेंट किया और सेटलमेंट में क्या हुआ? 10%, सिर्फ 10% उनको मिला, वापस मिला। बाकी सारा 1,90,000 करोड़ अडानी का, अंबानी, इसका, अनिल अंबानी का डूब गया, जो बैंकों का था। तो बैंकों का इतना डुबोने के बाद में अनिल अंबानी 5 स्टार घर में रहते हैं। उनके घर में हेलीपैड से लेकर के हर चीज मौजूद है, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल और सारी चीजें, और आराम से ऐश मारते हैं। अब वो पैसा तो मिलना नहीं है, वो सेटल भी हो चुका है, कानूनी पहलू हो चुका है। तो ये कानूनी लूट का है और वो अय्यासी की जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुफ्त का मिल गया। और मोदी ने उनको ठेका भी दे दिया। उन्होंने आनंद फानंद में एक कंपनी बनाई और उसके जरिए राफेल की डील करी, और डील करने वाली इस कंपनी उसमें भी कमा लिया। तो ऐसे मोदी जी कमवाते हैं अपने मित्रों को, तो ये समझ लीजिए। और ये फिर मैं क्या कह रहा हूं, ये पहला नहीं है। SREI इंफ्रास्ट्रक्चर का 50,000 करोड़ रुपए का सरकारी बैंकों पर कर्ज, और ये लगभग 6,000 करोड़ रुपए में सेटल किया जा रहा है। तो 50,000 करोड़ का कर्ज लीजिए, 6,000 करोड़ में सेटल कर लिए, यानी 12% ही सिर्फ मिला बैंकों वापस। और जब ये होता है तो हेमंत कनोडिया है और सुनील कनोडिया, और ये किस्तें है, और इसमें जो पैसा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, केनरा बैंक का है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का है, पंजाब नेशनल बैंक का है, बैंक ऑफ बड़ौदा का है, इंडियन बैंक का है, पंजाब एंड सिंध बैंक का है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है, यूको बैंक का है, बैंक ऑफ इंडिया का है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि सारी कंपनियां जो लुटाने के लिए हैं वो भारत सरकार की कंपनियां हैं। तो ये खेल है और इस तरह से, और ये खेल, फिर मैंने क्या कहा, ये अकेला खेल नहीं, इसी तरह से दर्जनों खेल खेले हैं नरेंद्र मोदी ने, और यही वजह है उनके दफ्तर 5 स्टार बने हैं। ये नोटबंदी से लेके सारा ये बहुत बड़ा घोटाला है। इस घोटाले को समझने की जरूरत है, और जब हम इसको समझने की बात करते हैं तब आपसे यही कहते हैं कि आपको इसे देखना चाहिए कि कैसे कैसे खेल हो रहा है, और इस खेल को समझने के लिए, क्योंकि यह अमृत काल है, और अमृत काल में इसी तरह होता है, जुमलेबाजी की जाती है। 40 की मिल रही है। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। और मोदी ने जो कहा वो किया। होली और दिवाली पर एक एक गैस का सिलेंडर भी फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम 20 तारीख को कि दुनिया के देशों में जहां भी काला धन पड़ा है, हम सरकार में आते ही एक टास्क फोर्स बनाएंगे, कानूनों में संशोधन करने की जरूरत होगी तो संशोधन करेंगे, नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी तो नए कानून बनाएंगे। विश्व के जिन जिन देशों में जहां टैक्स हेवन है, जहां ये पैसे पड़े हैं उससे जानकारी लेंगे, एक एक पाई हम वापस लाएंगे, और ये जो पैसे वापस आएंगे उसमें से 5 पैसे 10% अमाउंट जो लोग ईमानदारी से देश को टैक्स देते हैं, और विशेष करके जो सैलरी वाले लोग हैं, उनको बेचारे को कोई चारा नहीं है, उनका तो इनकम टैक्स यूं ही कट जाता है, उनको गिफ्ट के रूप में
उसमें से 5%, 10% मैं वापस दूंगा। जनता को मूर्ख बनाया जाता है और जुमलेबाजी करके क्या कहा जाता है, ये भी भाजपा नेताओं में तीन ही की बता देता हूं, जो बहुत नरेंद्र मोदी का ही बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा था कि हम काला धन वापस लाएंगे और किस तरह से करेंगे, उसके लिए जरूरत हुई कानूनों में बदलाव करेंगे, कानूनों के बाद में नए कानून बनाएंगे, सब करेंगे। यह स्थिति है। अमित शाह ने क्या कहा था कि चुनाव के दौरान कि मुफ्त रसोई सिलेंडर दिए जाएंगे, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, और जो सिलेंडर पे मिल रही थी सब्सिडी भी खत्म कर दी। छोड़िए उसकी बात, तो यह हालत है। और नरेंद्र मोदी की सबसे प्रिय स्मृति ईरानी क्या कहती है, जिताइए हमको, 13 रुपए किलो चीनी देंगे, 13 रुपए किलो। हुजूर 13 रुपए किलो किसी को छोड़िए, आपको 30 रुपए किलो भी मिल रही हो तो मुझे दिखा दीजिए। शायद आप कहेंगे नहीं, कहीं नहीं मिलती। तो यह स्थिति है इनकी। झूठ बोलेंगे, मक्कारी करेंगे, एलपीजी से सब्सिडी 75% घट गई। तो आप ये समझिए किस तरीके से चीजों को किया जाता है, इसको समझने की जरूरत है। और जब आप इसको समझेंगे तब आप जानेंगे कि क्या है, यही अमृत काल है। तो एलपीजी की सब्सिडी खत्म कर दी, और इसके बाद में हर तरह खाद्य सब्सिडी 31% खत्म कर दी, और इसके बाद में उर्वरक पे जो सब्सिडी थी वो भी जो है कटौती कर दी 22%। और कोई ऐसे तो किसान भी मारा, महिला भी मारा, और इस तरह से सब्सिडी से कटौती करके 1,60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का सरकार ने कटौती की आपकी जेब से। तो यह स्थिति, जो आपको मदद के लिए चीजें मिलती थी वो खत्म कर, जबकि देखिए आप करना चाहिए तो किया जा सकता है। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में किया है, छत्तीसगढ़ में किया है कि 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे। आप इसको देखिए, जो जनता के लिए सरकार होती है ना कि सरकार के लिए जनता होती, तो इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री तो शायद जनता के लिए नहीं, अडानी के लिए है, और अडानी के गोरख धंधे में उनका सारा पूरा खेल चलता है। तो इस बात को समझिए और इस खेल को समझने की जरूरत है। और जब इस खेल को समझेंगे तब जानेंगे। तभी राहुल गांधी कहते हैं हम दो हमारे दो, यही नरेंद्र मोदी का मंत्र है। और यही वजह है कि इसका जब आप खुलासा करेंगे, इस पर बोलेंगे, सवाल करेंगे, तो आपको नोटिस दिए जाएंगे, आपको परेशान किया जाएगा, आप पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, न जाने क्या क्या होगा। तो हिंडनबर्ग के भी खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के 2 वकीलों ने मुकदमा किया हुआ है, उस पर रिपोर्ट मांगी हुई है। और मैं आज ही बता देता हूं, जजमेंट तो नहीं आया, कि ढाक के 3 पात वो भी खत्म होगा और कुछ नहीं होगा, वैसे ही जैसे राफेल पे कुछ नहीं हुआ था, जैसे नोटबंदी पे कुछ नहीं हुआ, और जैसे ये सारी चीजें बर्बाद हो। तो इन सब चीजों को समझने की जरूरत है। इसके साथ चर्चा को समाप्त करता हूं। आपसे आग्रह करता हूं कि सच को जानिए, पहचानिए। सच ही है जो आपको बताएगा, बचाएगा। अन्यथा आपको बर्बाद करने की तो पूरी तैयारी उसी ने ले रखी है जो खैरख्वाह बनता है और खामोश बैठा है, कहता है सदन नहीं चलने देते, और जब सदन में सवाल किया जाता है तो आपको सस्पेंड किया जाता है, आपको नोटिस दिए जाते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।